आपका होम क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मानव जनन और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में आए हैं या आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। आज है भाग 2 यानी पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसके पहले तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, नर शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाएं। ये 2022 क्वेश्चन में भी आया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो नर शुक्राणु का आपको फिगर दिख रहा होगा। इस शुक्राणु के फिगर के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे। यह झिल्ली पूरे शुक्राणु के ऊपर घेरे रहती है। अब इस झिल्ली में जो ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग के सबसे ऊपर देखिएगा अग्रपिंडक होता है, जिसको अग्रपिंडक एक महत्वपूर्ण संरचना होती है शुक्राणु की, जो इंग्लिश में उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का काम होता है कि वह जो अंडाणु होता है, जिसको डिंबाणु कहते हैं, जो स्त्री के शरीर में होता है, उस अंडाणु को भेदने का काम करता है। उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से वह अंडाणु को क्या करता है, भेद देता है और वह जो एग सेल यानी अंडाणु के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब उस अग्रपिंड के नीचे आइएगा तो दिखेगा उसमें क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है, जो अगुणित होता है, वह उस भाग में रहता है अग्रशीर्ष में। अग्रशीर्ष जो शीर्ष भाग होता है उसके जस्ट नीचे मध्यखंड होता है। मध्यखंड और अग्रभाग के बीच में ग्रीवा होती है जिसको नेक कहते हैं। यह दोनों को जोड़ने का काम करती है। और जो मध्यखंड होता है उसमें बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इस शुक्राणु को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वह, और नीचे की जो संरचना होती है इसको पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिल सके और वह अंडाणु तक पहुंच जाएं। अब यह पूरी संरचना है। इस संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और शुक्राणु जनन में हमने पढ़ लिया है कि एक जो स्पर्मेटोगोनियम होती है, या स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन है, स्पर्मेटोगोनियम एक वचन है। तो उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की एक बार जब विभाजित होती है तो उससे 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है और चारों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। तो ये फिगर है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडाणु को भेदने का कार्य कौन करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इस संरचना के दौरान कि जो शुक्राणु का ऊपर हेड होता है उसके पीछे भी एक अग्रपिंडक होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। उसमें एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु को की दीवार को भेद देते हैं। तो यह अगर इसका उत्तर है कि जो अंडाणु, जो शुक्राणु के अग्रभाग में जो अग्रपिंडक होते हैं वही अंडाणु को भेदने का कार्य करते हैं, यानी एक्रोसोम अंडाणु को भेदते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंड जनन किसे कहते हैं, oogenesis। नर में जो होता है उसको शुक्राणु जनन कहते हैं, जो मादा में होता है, स्त्रियों में होता है, उसको अंड जनन कहते हैं। oogenesis क्या होता है, तो oogenesis की बात करें, आपको भी पता है कि स्त्रियों के अंदर 2 क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। इन अंडाशय की जो संरचना होती है यह 2 से 4 सेंटीमीटर होते हैं, अंडाकार होते हैं। इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो जब अंडाशय के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अब ये प्रक्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अंड जनन oogenesis को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है, इसको हम समझते हैं। पहला होता है जो ओवरीज में, अगर इसको हम डिटेल में समझना चाहें तो अभी थोड़ा जल्दी है क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, जब कोई लड़की माँ के पेट में आती है, यानी जनन के बाद जब लड़की माँ के गर्भ में आती है तो वो पहले जायगोट होता है, युग्मनज होता है, फिर उसका लगातार कोशिका विभाजन होता है, फिर वो बच्ची में तब्दील होती है माँ के पेट के अंदर। जब वो शिशु अवस्था में होती है तभी सारे उसके
अंडाशय में सारी ओगोनियम का निर्माण हो जाता है, यानी अंड जननी कोशिकाओं का निर्माण उस इस बच्ची के जो माँ के गर्भाशय में सभी निर्माण हो जाता है। और वह निर्माण होने के बाद वह जब मियोसिस शुरू होती है तो अर्धसूत्री विभाजन जब शुरू होता है तो उसकी जो अर्धसूत्री विभाजन की जो पहली अवस्था होती है जिसको पूर्वावस्था कहते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज फर्स्ट पे सभी आके जुड़ जाती हैं। और जैसे प्रोफेज फर्स्ट पे सभी आके जो कोशिकाएं रुक जाती हैं तो उसी को कहते हैं प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक कोशिकाएं यानी जब बच्ची पैदा होती है तो प्राथमिक अंडक लेके पैदा होती हैं। तो पहले प्राथमिक अंडक बनता है, अब बच्ची बाहर आ गई। अब क्या होगा, जब वो क्या हो जाएगी, 13-14 साल की हो जाएगी, जब उसमें रजोधर्म या आतरो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होगी तो फिर प्रोफेज यानी पूर्वावस्था के आगे की कहानी शुरू होगी। तो उसमें से एक जो है प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte आगे आएगा और उसके ऊपर एक ग्रेनुलोसा लेयर की मेम्ब्रेन बन जाएगी। और जैसे बन जाएगी, आप फिगर में देख रहे हैं, तो प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल में उसके ऊपर फिर एक लेयर बनेगी, एक स्तर बनेगा जिसको हिंदी में प्रावरक कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीकल लेयर। अब थीकल लेयर बन गई, अंदर गुहा का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक पिंडक या सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में मियोसिस पूरी तरीके से जैसे कंप्लीट होने लगता है तो पहले अंडक का निर्माण होता है। जब पहला अंडक मियोसिस फर्स्ट करने के लिए कंप्लीट होता है तो यहाँ पे क्या निर्माण होता है, द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है और साथ में प्रथम ध्रुवीय पिंड जिसको प्राइमरी पोलर बॉडी कहते हैं, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। फिर से समझिएगा, द्वितीय पिंडक किस में बदल जाता है, तृतीय पिंडक में। और तृतीय पिंडक ही क्या कहलाती है, ग्राफियन फॉलिकल, जो इसको ग्राफियन पुटिका भी कहते हैं, पुटक भी कहते हैं। और यह क्या होती है, यहाँ तक मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है और इसमें निर्माण किसका होता है, द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है और साथ में एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद जब मियोसिस सेकेंड होता है, यह संरचना बाहर आ जाती है। यहीं पे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है जिसको ओवुलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद वह जब निषेचन करने लगती है, यानी जब शुक्राणु आ जाता है तो शुक्राणु निषेचन करने के लिए जैसे अंडाणु में घुसता है तो उसी समय जो द्वितीयक अंडक होता है यह फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करता है और द्वितीय करने के बाद यह अंडाणु ओवम में टूटता है और वहीं पे द्वितीय पिंड का निर्माण होता है, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है जिसको सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है आप फिगर भी देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से संरचना का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अंडोत्सर्ग का क्या मतलब होता है, अंडोत्सर्ग मतलब अंडे का बाहर आना। तो ये कब होता है, आपको भी पता है कि रजोधर्म चलता है जिसको आतरो चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यह 12 से 13 अवस्था में शुरू होता है वर्ष में और वह 50 साल तक, लगभग 50 साल तक चलता है स्त्रियों में। तो अंडोत्सर्ग कब क्या होता है, जब पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तो उसका जो 13वें से 14वें दिन होता है आतरो चक्र का, तो उसी समय क्या होता है, 13वें 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फूटती है और ग्राफियन फॉलिकल जब फूट जाती है तो उससे जो होता है अंडाणु बाहर आता है और जो ये अंडाणु बाहर आता है यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडो उत्सर्ग कहलाती है, ओवुलेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है और नहीं आता है तो आतरो चक्र का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये डिटेल में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, रजोदर्शन मेनार्के किसे कहते हैं। मेनार्के क्या होता है, रजोदर्शन। जब किसी बच्ची में 12-13 अवस्था में जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रजोधर्म की जो शुरुआत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, पीतपिंड, पीतपिंडक किसे कहते हैं, पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं और यह कौन सा हार्मोन्स निकालता है।
तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको हम समझते हैं। होता क्या है, जब ग्रेफियन फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल होती है, ग्रेफियन फॉलिकल ये इस तरीके से संरचना होती है और इसी के अंदर एक रहता है, ये अंडाणु रहता है, एक बॉरवादी रहता है। तो यह जब ये फूट जाती है और ये अंडाणु बाहर आ जाता है, ये अंडाणु बाहर आ गया, ये अंडाणु बाहर आ गया, इसी को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और ये ग्रेफियन फॉलिकल जो कोशिकाओं से भरी हुई है, यह अब किस में बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। किस में बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम। ग्लैंड की तरह काम करने लगती है, एक ग्रंथि की तरह काम करने लगती है और इससे क्या निकलने लगते हैं, हार्मोन्स निकलने लगते हैं, इनसे हार्मोन निकलने लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, कार्पस ल्यूटियम थोड़े समय के बाद जैसे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई, अंडाणु बाहर चला गया, तो कार्पस ल्यूटियम किसकी तरह कार्य करने लगती है, ग्रंथि की तरह करने लगती है और उससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलने लगता है। अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। रजोनिवृत्ति जिसको मीनोपॉज कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो अभी हम बताए थे कि जब स्त्रियों की उम्र लगभग 50 साल के पास आती है तो उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी आतरो चक्र हो जाता है, वह रुक जाता है, तब उनमें जनन की क्षमता खत्म हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी मीनोपॉज कहते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी निषेचन वास्तव में क्या होता है, निषेचन की परिभाषा क्या होती है, अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है, या ऐसे कहें नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन। तो जो स्त्री का ये जनन तंत्र होता है, यहाँ पे इस तरीके से संरचनाएं होती हैं, यहाँ ओवरी होती है और यह दीवार इस तरीके से यहाँ पे आते हैं। यह जो संरचना होती है ये गर्भाशय यूट्रस कहलाती है। यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से संरचनाएं होती हैं दोनों तरफ, ये नीचे आ जाती हैं, ये गर्भाशय की दीवार हुई। अब ये जो ट्यूब होती है, इस नली को हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से यहाँ तक की ये जो होती है फैलोपियन ट्यूब, ये वाला भाग क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। एम्पुला, जिसको तुम्बक कहते हैं हिंदी में, तुम्बिका, हिंदी में क्या कहते हैं, तुम्बिका। ये तुम्बिका हुआ। और इसको क्या कहते हैं, स्थमस। स्थमस भाग होता है, ये एम्पुला होता है, ये इन्फंडिबुलम। ये 3 भाग होते हैं अंडवाहिनी के। तो शुक्राणु यहाँ से चलता है, ये शुक्राणु यहाँ से चला और अंडाणु ऐसे चलता है, तो यहीं पे यानी एम्पुला के और स्थमस के बीच का जो भाग एम्पुला का होता है, यहीं पे शुक्राणु आता है। तो यहीं पे किसकी प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन, बात समझ में आ गई होगा कि जब शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में स्थमस को क्रॉस करते हुए कहाँ पे आ जाता है, एम्पुला रीजन में, तो वहीं पे, और तब तक ओवरी से यहाँ इन्फंडिबुलम से ये यहाँ पे आके, और यह निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में कितने अलिंग और लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर बात करें तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। आज अच्छे से समझ लेते हैं इस बात को। 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े की बात करें, यानी 2-2 का जोड़ा बना देंगे तो कितने जोड़े हो जाएंगे, 23 जोड़े हो जाएंगे। यह 23 जोड़े मनुष्य में पाए जाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23। अब क्या होता है, यदि हम पुरुष की बात करें तो 22 जोड़े जो समान होते हैं, वह 22 जोड़े चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में समान होते हैं। इन 22 जोड़ों को क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, ये 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ऑटोसोम्स कहते हैं। ये ऑटोसोम में ये 22 जोड़े हुए, ध्यान से समझिएगा, 22 जोड़े हुए। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, यह अगर हम बात करते हैं पुरुष की, यानी नर की बात कर रहे हैं पुरुष में, तो 23वें जोड़े में क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, और
अगर ये मादा की बात करते हैं, स्त्री की बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं XX। तो ध्यान से समझिएगा कि पुरुष में अगर बात करें कितने अलिंग गुणसूत्र हुए तो 22 जोड़े। अगर जोड़े हम ना लिखें या हम लिख सकते हैं 44 गुणसूत्र। जोड़ा अगर हम न कहें तो उसको हम कह सकते हैं 44 क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से समझिएगा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र में 22 क्या कहलाते हैं? अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 23वां जोड़ा जो होता है वह क्या होता है? पुरुषों में XY होता है और मादा में क्या होता है? XX। तो लिंग गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अगर जोड़े की बात करें तो 1 पेयर। जबकि ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था पूर्ण होने पर पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो आपको भी पता है, जब गर्भावस्था लगभग 9 महीने कुछ दिन की होती है, जब पूरी हो जाती है तो बच्चा बाहर आने के लिए जो गर्भाशय की दीवार, ये जो दीवार होती है, बच्चा यहीं पे कहीं पे भी बच्चा क्या होता है वह विकसित हो जाता है। गर्भाशय की दीवार में एक संकुचन होता है जिसे उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इस गर्भाशय की दीवारों में उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से यह मैसेज कहाँ तक पहुँचता है? मस्तिष्क तक। और जब ब्रेन में ही क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो उसी के आधार पे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलने लगता है? पीयूष ग्रंथि से। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब ब्लड में बढ़ता जाता है तो यह जो प्रक्रिया होती है उसके मसल्स में ऐसे संकुचन होने लगता है गर्भाशय की दीवारों में। और जैसे जैसे संकुचन होता है और यह ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वह बच्चा कुछ समय बाद बाहर आ जाता है। इसी को प्रसव कहते हैं, पार्टुरिशन। अब प्रसव में बच्चा बाहर आ गया, इस ऑक्सीटोसिन का एक काम हुआ, बच्चे को बाहर निकालने का काम हुआ। और दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से ही जो दुग्ध ग्रंथियां होती जिसको हम मेमेरी ग्लैंड कहते हैं, इन्हीं में क्या हो जाते हैं? दूध का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे के लिए भोजन का कार्य होता है। अगर हम बात करें कि माँ के दूध से कौन से एंटीबॉडी मिलती हैं, तो एंटीबॉडी ए कहाँ से मिलती है? माँ के दूध से। इसीलिए माँ का दूध बच्चे के लिए बड़े महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भ्रूण और गर्भाशय, भ्रूण यानी भ्रूण ये है, एम्ब्रियो ये है, यहाँ पे बच्चे का विकास हो रहा है। और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने का कौन काम करता है? उसकी संरचना, उसका नाम बताइए। तो ये गर्भाशय की दीवार हुई, ये बच्चा, यहीं पे किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा यानी अपरा का निर्माण होता है। अपरा का निर्माण होता है। तो ये अगला क्वेश्चन था। अब इसमें पूछा जाता है मादा अंडाशय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 में जो अंडाशय होगा उसकी काट की जो है आपको संरचना, नामांकित चित्र बनाना होगा। तो ये फिगर में आप देख रहे हैं, यह अंडाशय के चारों ओर एक उपकला होती है जिसको एपिथीलियम कहते हैं, वो घेरे रहती है पूरे अंडाशय को। और दुग्ध जो रुधिर वाहिकाएं नलिकाएं होती हैं वो अंदर जाती हैं, जिससे ब्लड उसमें अच्छे से जा सके। और आप देखे होंगे इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बाहर का जो लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को हम, जो गर्भाशय के मध्य का भाग होता है अंदर का, उसको हम मेडुला कहते हैं। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? कॉर्टेक्स। मध्य का भाग क्या कहलाया? मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स में आप देखेंगे प्राथमिक पिंडक, द्वितीयक पिंडक, इस तरीके से संरचनाएं बनती हैं। ये फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल आप देख रहे होंगे, और फिर अंडोत्सर्ग होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और इसी से क्या होता है? हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलता है। और यह पूरा फिगर इस तरीके से आपको जब आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताइए। तो शुक्राणु जनन को हम लोग कल पार्ट 1 में अच्छी तरीके से समझे थे। अंडाणु जनन में आज हम उसको अच्छे से समझे हैं। तो ये फिगर भी देख लीजिए, एनसीईआरटी में दी हुई है। इस फिगर में अगर कंपेयर करते हैं
तो माँ के पेट में ही क्या होता है, मियोसिस शुरू हो जाता है स्त्रियों में, अंडजनन में, और वो प्रोफेज पे आके रुक जाता है। जबकि पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण लगभग यौवनावस्था के प्रारंभ में शुरू होता है। अब क्या होता है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि जब मियोसिस फर्स्ट पूरा होता है यहाँ पे पुरुषों में, तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट्स का निर्माण होता है। जबकि वहाँ पे प्रथम पिंडक यानी प्राइमरी ओसाइट, और क्या होता है उसमें प्रथम पोलर यानी ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। या ध्यान से समझिएगा, वहाँ प्रथम पिंडक और क्या बना, ध्रुवीय पोलर पिंड यानी ध्रुवीय पिंड का निर्माण हुआ प्रथम। फिर इसी तरीके से जब मियोसिस पूरा होता है तो दो क्या बन जाते हैं, ध्रुवीय पिंड बन जाते हैं, पहला और दूसरा, और साथ में किसका निर्माण होता है, डिंबाणु या अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो अंडजनन होता है उसमें सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि अगर हम देखते हैं शुक्र जनन में, शुक्राणु जनन में, तो उसमें एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 बनते हैं। और जबकि अंड जनन में एक ओगोनियम से कितने अंडाणु का निर्माण होता है, तो एक। ये आप महत्वपूर्ण बात है कि जो फीमेल होती हैं उनमें जो अंड जनन कोशिकाएं होती हैं जिसको ओगोनियम कहते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है, साथ में 2 ध्रुवीय काय या पिंड का निर्माण होता है। जबकि शुक्राणु जनन में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होती हैं शुक्र जनन कोशिकाएं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यह महत्वपूर्ण अंतर है, शुक्र जनन में कोई भी ध्रुवीय पिंड का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पे ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई और सुझाव लगे और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, इसके आगे का भी पार्ट शुरू करेंगे। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।